अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है अवैस इकबाल ने। अवैस का जैसे आप सब जानते हैं कि वो जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ-साथ अवैस का अपना भी यूट्यूब चैनल है। तो प्लीज़ जो लोग हमें देख रहे हैं वो मेरे चैनल के साथ-साथ अवैस के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया अवैस कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आरज़ू? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप बताइए क्या हो रहा है? और सबसे ज़्यादा कि पाकिस्तान पे ख़ास नज़र यकीनन आपकी होगी एज़ अ जर्नलिस्ट। इलेक्शंस का की बार-बार बात की जा रही है। इमरान खान से कभी बैट दे देते हैं, कभी बैट ले लेते हैं और इसी तरह से नवाज़ शरीफ साहब के बारे में भी कभी कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर बन के आ रहे हैं, कभी कहा जा रहा है नहीं आ रहे। तो इस पे आपका आपसे बात करूँगी, आपसे सुनना चाहूँगी कि क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान में क्या चल रहा है? साथ-साथ 22 जनवरी को भारत में जो है वो राम मंदिर की इनॉग्रेशन है। तो उस पे यकीनन पाकिस्तानी मीडिया में तो बड़ी हाई वेला मचेगी क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाएगा शोर करने को। क्या कहेंगे आप इन दोनों न्यूज़ को? वेल आरज़ू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़ी ईमानदारी से समझता हूं कि 2018 में जनरल हुँ। कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान मिलकर जो कुछ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कर रहे थे, आज 2023 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम मिलकर वही इमरान खान के साथ कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जिस कमीनगी का और जिस खबासत का मुजाहरा इमरान खान ने किया था जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक वफादार और एक रिवायती सियासतदान होते हुए उस कमीनगी और उस खबासत का मुजाहरा नहीं करेंगे जो कि वो इस वक्त इमरान खान के साथ कर रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम के साथ मिलकर। जिस तरह से ये बात बिल्कुल ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाती, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी माजी की गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा है और पाकिस्तान के अंदर एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ अनरेस्ट, कांस्टेंट स्टेट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस जो है वो रहेगी। और पाकिस्तान के अंदर जो अगली हुकूमत आएगी वो एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी। और आरजू, जहां तक राम मंदिर की इनॉग्रेशन का मामला है, मसला ये है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को बहुत अच्छा लगता है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की मस्जिद का जब इफ्तिताह होता है तो वो उसके ऊपर मसरत के शादियाने बजाते हैं। लेकिन मसला ये है कि राम मंदिर के साथ जो एसोसिएटेड कंट्रोवर्सी है, उसको लेकर इस्टेब्लिशमेंट जो है, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में बिल्कुल ठीक कहा था कि वो बाकायदा से अपने जो पेड सहाफ़ी हैं, जो अपने पेड हुँ। एंकर्स हैं, उनको टहोका देती है कि चलो भई शुरू हो जाओ। तो जो कि एक बहुत अफ़सोसनाक बात है। मैं आरज़ू, अभी मैंने एक दिन पहले अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि फ़र्ज़ करें, आप इमेजिन करें, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कि पाकिस्तान के लोग तालीम याफ्ता होते हैं, पाकिस्तान के लोग मुआशी तौर पर खुशहाल होते हैं, पाकिस्तान के अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात होते हैं, पाकिस्तान के अपने हमसायों से ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश होते हैं। तो क्या पाकिस्तान आर्मी जो है उसका मौजूदा स्टेचर बरकरार रहेगा? उसका मौजूदा स्टेचर बरकरार नहीं रहेगा। आगे आप खुद ही समझ जाइए कि जब तक आप इस मॉन्स्टर को कट टू साइज नहीं करेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता आरज़ू। जनरल फैज़ हमीद की अगर हम बात करें, अदालत ने उन्हें बुलाया और टीएलपी के हवाले से आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। आपका फ्रेम फ्रीज़ हुआ है मुझे लगता है। जी, अवैस आपका फ्रेम फ्रीज़ हुआ है। जी, आरज़ू, मैं ये कह रहा था कि मैं तो हैरान होता हूँ कि इन्होंने जो कमीशन बनाया हुआ है, जिन्होंने साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को
तलब किया, जो कि बाकायदा काबुल में जाकर पेशावर में सॉरी जो पेशावरी चाय का कहवा पकड़कर वो कह रहे थे। तो फैज हमीद ने जिस रौनक के साथ, जिस तकब्बुर के साथ उस कमीशन के सामने पेश होने से इनकार किया और उसके बाद पेश होने के ऊपर आमादगी जाहिर की, ये सारी बातें इस बात की दलील हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक तबका ऐसा है जिसको आप टच भी नहीं कर सकते, जिसको आप कुछ कह भी नहीं सकते। आपको याद होगा कि हमारे जो साबिक DGISI हैं लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी साहब, उन्होंने रॉ चीफ के साथ मिलकर एक किताब लिखी थी द स्पाई क्रॉनिकल्स, जिसके ऊपर हमारे DGISI ने बड़े गम गुस्से का इजहार किया था और कहा था जी हम असद दुर्रानी साहब को अरेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ आपको नजर आया? असद दुर्रानी साहब की कोई एक के ऊपर भी फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आज से कुछ माह पहले आसिम मुनीर साहब ने ऐलान किया था कि हम बलूचिस्तान बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग के ऊपर काबू पाएंगे, सरकारी अफसरान को सजा देंगे। कहाँ गई वो सजा? कहाँ गई वो स्मगलिंग के ऊपर काबू? तो बेसिकली हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो अफसरान हैं उन्हें कोई टच भी नहीं कर सकता। आरजू, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो चेंज हुआ है, क्योंकि अब एक आम पब्लिक भी जो है वो भी समझ रही है पाकिस्तान में गड़बड़ कौन कर रहा है और कैसे हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है कि आम पब्लिक कुछ कर नहीं सकती। मगर इलेक्शन के बाद कोई उम्मीद है आपको कि कुछ फ़र्क पड़ेगा, या बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? आप एक बात गौर करें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो कि सुबह उठते हैं और बताते हैं कि मैंने आंखें खोलनी है, अब मैं ब्रश करने लगा हूं, अब मैंने नीले रंग का तौलिया पकड़ लिया है, अब मैं पीले रंग के साबुन से नहाने लगा हूं, ये देखे मैंने शेव कर ली है, ये देखे मैंने चाय की पत्ती डाल ली है। इस तरह के जो नॉन पॉलिटिकल यूट्यूब कंटेंट पाकिस्तान में जो मशहूर होना है ना आरजू, उसके पीछे एक बहुत खौफनाक इम्प्लीकेशन है आरजू, क्योंकि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से मायूस हो चुके हैं। पाकिस्तान के लोगों को जिंदा रहने के लिए कोई रेस्पिरेटरी पोर चाहिए, जिसके थ्रू वो सांस ले सकें, जिसके थ्रू वो अपने आप को एहसास दिला सकें कि वो एक नॉर्मल इंसान है। तो इस नॉन पॉलिटिकल यूट्यूब कंटेंट की जो मकबूलियत है, वो इस बात का अपने अंदर एक इशारा है कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से, पाकिस्तान के पॉलिटिकल निजाम से, जिसको GHQ ने हैक कर रखा है, कोई भी तवक्को नहीं है आरजू। मगर पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अब ये चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर हों। बार-बार कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब को इसीलिए लाया गया है ताकि वो जब नई गवर्नमेंट्स बने दोनों कंट्रीज में तो वो बातचीत करें, ट्रेड ओपन करें। भारत को हम क्या दे सकते हैं अगर हम ट्रेड ओपन कर लें, फर्ज करें? भारत को हम बहुत कुछ दे सकते हैं। भारत को हम अपने जिहादी दे सकते आज आपका फ्रेम बहुत फ्रीज हो रहा है। अमेरिका में बहुत सर्दी है हैं। मुझे लगता है। हाँ, मैं कह रहा हुँ, कि हम भारत को बहुत कुछ दे सकते हैं। हम भारत को वो जहादी तंजीमें जो हैं वो दे सकते हैं, जिनके थ्रू पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भारत के अंदर दहशतगर्दी करवाती है। हम भारत को हाफिज सईद साहब दे सकते हैं। हम भारत को माँगा है उन्होंने, हाफ़िज़ सईद तो माँगा है उन्होंने, तो दे एग्जैक्टली देना। मौलाना मसूद अजहर दे सकते हैं। और हम भारत को वो अपनी शर्मिंदगी और नदामत दे सकते हैं कि किस तरह से हमने भारत के अंदर जो अनरेस्ट फैलाया है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के माजी का एक काला और स्याह बाब है। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है आरजू। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है कभी भी भारत के साथ नॉर्मल ताल्लुकात जो है वो नहीं होने देगी, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का जो मंजन बिकता है, जो चूरन बिकता है, वो भारत दुश्मनी के ऊपर, एंटी इंडिया स्टांस के ऊपर बिकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे भारतीय दोस्त भी ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो नहीं चाहिए। मगर हमारे जो काकड़ साहब हैं आजकल केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब, उनसे बलूचिस्तान के बारे में अगर बात करो तो वो कहते हैं 71 नहीं है। काकड़ साहब जो है क्या कहते हैं, मुझे उनके ऊपर बहुत तरस आता है। और काकड़ साहब जो हैं वो इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश कर रहे हैं कि जो रही सही वजारत उज़्मा के ओहदे की इज्जत है वो भी खत्म हो चुकी है। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो
बलोच कैंप लगाकर बैठे हुए हैं, उनको अगर ये लगता है कि ये 1971 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की रियासत ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी माजी की गलतियों से जिस तरह से उन्होंने ढाका को पाकिस्तान से अलग किया, आप इमेजिन करें कि जिन फोर्सेस ने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे का, पाकिस्तान के इंच इंच की हिफाजत का जिम्मा उठाया था, आज वो बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर पहरा दे रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि कुछ संगीन गड़बड़ मौजूद है। अनवारुल हक काकड़ साहब की कहे की कोई वैल्यू ही नहीं है, उनकी कोई औकात ही नहीं है। उनका इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है उसमें काकड़ साहब की जो हैसियत है वो एक चपरासी के बराबर भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है वो सारी की सारी इस वक्त जनरल आसिम मुनीर, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब मिलकर कर रहे हैं। और जिन लोगों को काजी फायज ईसा साहब से बहुत उम्मीद थी कि वो आकर कोई चमत्कार कर देंगे, तो आप देख लीजिए कि वो इस वक्त इंसाफ का बलात्कार ही कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि बलूचिस्तान के लोग इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनको तरह तरह से चेक किया जा रहा है कि कोई बम लेके तो नहीं आ गए। मैंने सुना कि उनके खाने के जो सामान है उसमें उनके लिहाफ और ब्लैंकेट्स में चेक किया जा रहा है कि कोई हथियार तो नहीं है। तरह तरह से उनको एक तरह से उनकी इंसल्ट की जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि अब पूरी दूसरी किसी और कंट्री में भी, चाहे वो लंदन हो, अमेरिका हो, क्या वहां भी इस किस्म के प्रोटेस्ट शुरू होने वाले हैं बलूचिस्तान की तरफ से? आपको ये अंदाजा होगा कि इस वक्त जो बलोच डिसेंट है वो पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहाँ पर जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं वो तो एक आज़ाद बलूचिस्तान चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने बलोचों को इतना तंग कर के रखा हुआ है, आपने बलोचों के हकूक की इतनी खिलाफ वर्जी की है कि आज वो आपसे अलहदा होना चाहते हैं। आपको याद होगा कि जब दिसंबर 2014 में APS पेशावर का अटैक हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान की मंजूरी दी थी, जिसमें इस बात का भी, इस अज़्म का भी इयादा किया गया था कि हम बलूचिस्तान को उसके मुकम्मल हकूक देंगे। आरजू, आज 10 साल गुजर गए हैं, बलूचिस्तान को उसके मुकम्मल हकूक तो क्या, जो पहले हकूक थे वो भी नहीं हासिल। और आरजू, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आपके जो व्यूअर्स हैं सुनने वाले, वो एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि आज आपके पास तारीख हो रही है 5 जनवरी 2024। आप आज से ठीक 10 साल पहले 5 जनवरी 2014 की किसी भी न्यूज चैनल की हेडलाइंस यूट्यूब के ऊपर प्ले कीजिएगा और देखिएगा कि पाकिस्तान जो है इसके हालात में चंदा तब्दीली नहीं हुई और आपको लगेगा कि ये 10 साल पुरानी नहीं, 10 दिन पुरानी हेडलाइंस है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आखिर पाकिस्तान का बनेगा क्या? नया साल शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर हमने नहीं सुनी जिसको हम पॉजिटिव गिना सकें या कह सकें यहाँ इकोनॉमी में कुछ बेहतरी आई है या किसी और सिस्टम में कोई बेहतरी आई है, कोई पड़ोसियों के साथ कोई हालात बेहतर हुए। अभी तक वही चल रहा है, किससे पैसा मांगना है, IMF के पास जाना है कि वर्ल्ड बैंक के पास जाना है। ऐसे कब तक ये कंट्री चल पाएगी? अब वैसे अभी भी नहीं रही। मुझे वो गालिब का शेर अक्सर याद आता है कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी भी फाका मस्ती एक दिन। तो बाकायदा एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने अपनी अय्याशियों के ऊपर, उसने अपनी हरामजदगियों के ऊपर रत्ती बराबर भी कंट्रोल नहीं किया है। आपको याद होगा कि किस तरह से साहिवाल के अंदर जिस तरह से उन मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया था, उनके वालिदैन को कत्ल किया गया था जनवरी 2019 में। तो उस वक्त जो CTD के चेयरमैन थे राय ताहिर साहब, उनको ओहदे से हटा दिया गया और बाद में उन्हें IG बलूचिस्तान बनाया गया, बाद में उन्हें DGIF FIA बनाया गया। तो इस मुल्क में जहां पर निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदल इतनी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो चुके हों, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि वो मुल्क जो है आगे बढ़ने के इस वक्त इस्तात रखता है। पाकिस्तान के अंदर से अगर कोई भी अच्छी खबर आती है ना आरजू, तो वो इंडिविजुअल सतह से आती है, वो एक फर्द की जाती सतह से आती है। मुझे कल ही एक दोस्त बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान का जो पासपोर्ट डिपार्टमेंट है उसके पास
66 लाख पेंडिंग पासपोर्ट्स की एप्लीकेशन है। यानी इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है वो इस वक्त पाकिस्तान छोड़ना चाहती है, और जो लोग पाकिस्तान से नहीं जा रहे वो भी अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं जा रहे। तो जिस मुल्क से निकलने के लिए लोग इतने बेचैन हो, तो उस मुल्क का जो फ्यूचर है उसका आप अंदाजा खुद ही कर सकती हैं आरज़ू। मगर 25 करोड़ लोग या 26 करोड़ लोग कहीं जा नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग कहीं चले जाएं। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको काम आता हो या जो टैलेंटेड हो, या आप भी जानते हैं, लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता। तो अब भी क्या यही होगा कि जो सिफारशी होंगे, पर्ची वाले होंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट, मीडिया में हो या सरकार में हो, उसी वही रहेंगे, और जिनको काम आता है नहीं आगे आने दिया जाएगा? वरना हमारे, आपको याद है, इकोनॉमिस्ट भी एक रखे थे इमरान खान ने, जो अहमदिया थे, और इसी बेस पे निकाल भी दिया 2 दिन के बाद। आरज़ू काज़मी, कभी कभी तो आप इतने मासूमियत से सवाल करती हैं तो मुझे लगता है कि मुझे वो याद आ जाता है कि जब मैं छोटा सा था ना, तो मेरी मामा मुझे कहती थी फ्लायंदा, तो मैं कहता था यम यम। तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिफारशी कल्चर है वो पूरी तरह से प्रेवलेंट है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पर सिफारिश के साथ आप कुछ भी करवा सकते हैं। पाकिस्तान के सरकारी इदारों में आप करप्शन से कुछ भी करवा सकते हैं। और मलिक रियाज साहब ऐसे ही नहीं फखर से कहते कि मैं जब चाहूं तो फाइलों को पहिए लगा सकता हूं। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सिफारशी कल्चर है, पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का कल्चर है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने बड़ी मेहनत से परवान चढ़ाया है। और ये वो वही निज़ाम है जिसके थ्रू वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका इस्तेहसाल करते हैं। और वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि आरजू काजमी या अवैस इकबाल की आवाज़ उठाने से वो उस कल्चर के ऊपर नजरसानी कर ले। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आप लाहौर में या इस्लामाबाद में किसी भी ट्रैफिक सिग्नल को, अगर आप ट्रैफिक सार्जेंट को आपने रिश्वत देनी हो ना किसी भी मामले पर, तो वो ट्रैफिक सार्जेंट इतने ईमानदार हैं कि वो रिश्वत खुद नहीं पकड़ते कि ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। वो कहते हैं वो जो सामने बेकरी है ना, वो जाके उसके कैशियर को पकड़ा दो कि अरशद भाई ने भेजा है, ठीक है। वो जो सामने मोची बैठा है ना, जाके उसको पकड़ा जाओ कि जमील भाई ने भेजा है। तो वो इस तरह से पैसे पकड़ते हैं। तो पाकिस्तान में जब करप्शन के इस तरह से इंजीनियस मेथड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ना, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतमईन होना तो दूर की बात, वो पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद भी जब करते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मुझे ये सब कुछ कहते हुए बहुत दुख होता है आरजू, क्योंकि हर दफा आप जो एक सवाल करती है ना, कि आपकी सवाल के अंदर एक उम्मीद होती है, और हर दफा मैं आपकी उस उम्मीद का गला घूंटता हूं, और बाकायदा मैं एक बड़ा कनूतियत का मारा हुआ शख्स लगता हूं। लेकिन मैं क्या करूं कि मैं सफेद को सफेद ही कहूंगा और मैं काले को काला ही कहूंगा, क्योंकि आपको और मुझे वहां से लिफाफे थोड़ी आते हैं आरजू। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल लास्ट में मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, नवाज शरीफ साहब बार बार कहते हैं कि जी मैं भारत से बात करनी है, हमें अफगानिस्तान के साथ टर्म्स ठीक करने। लोगों का कहना है कि नवाज शरीफ साहब की क्या ये पोजीशन है, क्या हैसियत है कि वो ये कर सके, या ये बात जो वो कह रहे हैं उनसे कहलवाई जा रही है कि भारत से टर्म्स ठीक करने? जी, असल में मसला ये है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके अपने मिलिट्री अज़ाइम तो सेकेंडरी चीज़ है। पाकिस्तान मिलिट्री के अपने जो बिजनेस वेंचर्स हैं, पाकिस्तान मिलिट्री एक बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पाकिस्तान मिलिट्री के अगर बिजनेस वेंचर्स के अंदर ये चीज़ आती है कि आपने भारत से रिलेशंस को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना है, साथ साथ आपने मसला कश्मीर का चूरन भी बेचना है, साथ में आपने हिंदू दुश्मनी का चूरन भी बेचना है, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब से ये बयान दिलवाया होगा। क्योंकि नवाज शरीफ साहब जिस इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करके आ रहे हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर 1 इंच भी नहीं हिल सकेंगे, और ना उनको हिलने दिया जाएगा। क्योंकि मियां नवाज शरीफ को अपने माजी के तजुर्बात से बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि वो सोते तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में थे, लेकिन उनकी जब आंख खुलती थी तो वो उस वक्त अटक जेल में होते थे आरजू। अगर आप एक इंडियन होते, ठीक है, तो अगर आपसे कोई पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या जवाब होता आपका?
वही जो मोदी जी जवाब देते हैं कि बात करने को तो हम तैयार हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि बात किससे करनी है। प्राइम मिनिस्टर से करनी है, आर्मी चीफ से करनी है, DGISI से करनी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब तक इस्लामाबाद और रावलपिंडी की पॉलिसियां एक नहीं होंगी, पाकिस्तान का जो डिसीजन मेकिंग कैपिटल है रावलपिंडी से इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं होगा, जब तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान और इंडिया के किसी भी डायलॉग का कोई भी मस्बत नतीजा आरजू काज़मी नहीं निकलेगा। मगर ये तो टेररिज्म के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं इंडिया से, तो ये भी कहा जाता है कि जी टेररिज्म रोकें तो फिर होगा। वो टेररिज्म रोकना कोई रातों रात तो नहीं हो पाएगा ना। मुझे समझ नहीं आती है कि ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि टेररिज्म रोकें। ये लोग जिस तरह से इन्होंने लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज सईद साहब को प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिस तरह से ये मौलाना मसूद अजहर को नहीं, प्रोटेक्ट करते इंडिया हैं। कहता है ना कि टेररिज्म रोकें, ये तो जी हाँ, भारत। हाँ मैं वही हाँ बात कर रहा हूँ हाँ। कि वो किस मुंह से पाकिस्तान की हुकूमत जो कहती है कि हम टेररिज्म रोकने के ऊपर बात करने को तैयार हैं, जब वो खुद टेररिस्ट को ना सिर्फ पनाह देते हैं, सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के अंदर इन टेररिस्ट की बाकायदा तौर पर इज्जत है। मुझे बाकायदा तौर पर ऐसे लोग लाहौर में मिले थे जो ये कहा करते थे कि हमारा जो खून है वो हाफिज सईद के पसीने से ज्यादा अहम नहीं है। और अभी तक ऐसे लोग मौजूद हैं और जो इस किस्म के ख्यालात रखते हैं। यहाँ खैर, फिरोजपुर रोड लाहौर पर एक पेंट की दुकान के ताजिर हैं, जिनसे एक दफा मेरी मुलाकात हुई तो वो बाकायदा इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ना सिर्फ चंदा दिया करते थे, बल्कि ये दुआ किया करते थे, ये उम्मीद किया करते थे कि जल्द दिल्ली के लाल किले के ऊपर पाकिस्तान का सब सलाली परचम लहराएगा और पाकिस्तान जो है वो इसराइल के ऊपर कब्जा करके फलस्तीनियों को भी उनका एक अलग वतन जो है वो दिलवाएगा। तो इस तरह से बाकायदा नसीम हजाजी के नावलों के अंदर जिंदा रहने वाली जो मखलूक है वो अब भी पाई जाती है, जो कि ग्राउंड रियलिटी से इतनी दूर है। हालांकि इनको ये नहीं पता कि ये लोग जिस गजवा हिंद की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को इन्होंने गजवा हिंद में विक्टोरियस भी करार दे रखा है, तो उसी गजवा हिंद में जो आपके बकौल आपके शिकस्त पाने वाले इंडिया है, वो इस वक्त सऊदी अरब के साथ ट्रेड रिलेशंस को आगे लेके जा रहा है और सऊदी अरब के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं वो मोदी जी को ग्रांट किए जा रहे हैं। तो इससे आप देख लें कि अरबों को अकल आ गई है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को अकल नहीं आई। आरसू, मगर लगता यही है कि जिस किस्म की बातें आप बता रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं हाफिज सईद को लेकर और गजवा हिंद को लेकर, तो पाकिस्तान में इस वक्त ज्यादा से ज्यादा मेंटल हॉस्पिटल्स जो है वो बना लेने चाहिए और इन सबको उसके अंदर सही बात है, 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 सही और बात है। उसमें भी इनको बिजली के झटके और जो शॉक्स देते हैं ना वो देने चाहिए हम्म। ताकि इनका दिमाग कहीं ठिकाने पर आ जाए। नहीं नहीं, वो मुझे 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 ये लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता यही अवेयरनेस इनके पाँव के नीचे से वो जमीन छीन लेगी जिसके ऊपर ये खड़े हुए हैं। पहले ये मौलवी कहा करते थे कि टीवी देखना हराम है। बाकायदा हाफिज सईद का जो अलदावा जो मैगजीन था, बाकायदा नारोवाल में मैं अपने के घर में देखा करता था, उसमें तस्वीरें शाया होती थी कि जनाब इतने टीवी इकट्ठे करके हमने तोड़ दिए। और आज हर का अलग यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर ये कहते करते हैं कि इसको हमें सब्सक्राइब कर दें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और बल्कि मुझे भी भेजते हैं एक दो मौलवी जो मेरे चैनल पे आए थे, मुझे भी उन्होंने लिंक भेजे, तो मैंने कहा मौलाना साहब तो हराम है, आप किस लिए चैनल खोल लिया है? तो सीरियसली उन्होंने सीरियस जवाब नहीं दिया, मैंने तो बोल दिया। सीरियस सीरियसली। थैंक यू सो मच, अब ऐसे आ बहुत जा पाए। बहुत शुक्रिया आरजू, हमेशा की थैंक तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू, टेक आप भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू।